Continuing with BCK chapter number 4 government policies, जो कि नया बनाया गया है आपके स्टडी मैथ में. स्टार्टिंग विद पॉइंट 22, लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन मीन्स ग्रेटर फ्रीडम not only for domestic private sector but also for foreign direct investment and trade. मतलब हर चीज के लिए आपको जाके परमिशन नहीं लेना है गवर्नमेंट से. ग्रेटर फ्रीडम है सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के लिए भी. तो यदि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि वन वर्ड में इसका आंसर बताओ कि दैट इज डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर में ग्रेटर फ्रीडम या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड करने के लिए ग्रेटर फ्रीडम, तो आंसर क्या होगा? लिबरलाइजेशन. इन इंडिया if Indian gates open for foreign investment, तो इसका आंसर क्या होगा? Indian gates open for foreign investment, यानी कि लिबरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो. यदि ये सेंटेंस आता है एमसीक्यू में, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडियन गेट्स ओपन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यू विल हैव टू चूज लिबरलाइजेशन. कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड, ये किसका एग्जांपल है? कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई. देखो कस्टम ड्यूटी इट इज अ टर्म रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट. तो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करेंगे तो बाहर से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटर हो जाएगा. तो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन. तो अभी तक मैंने 3 चीज बोला कि फ्रीडम टू डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन गेट्स ओपन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड, ये सब किसके एग्जांपल है? लिबरलाइजेशन के एग्जांपल है. Now next, privatization. Shifting of ownership from public sector. Public sector हम किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट की. Shifting of ownership from public sector to private. That is government owned जो सेक्टर है उससे प्राइवेट सेक्टर पे ओनरशिप यदि हम डालेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन. तो एक मिनट पॉइंट नंबर 22 से 25 तक देखो कि कहाँ लिबरलाइजेशन आंसर हो रहा है, कहाँ प्राइवेटाइजेशन. यदि गवर्नमेंट ओनरशिप या पब्लिक सेक्टर ओनरशिप से प्राइवेट सेक्टर है तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं. क्यों प्राइवेटाइजेशन किया? प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट इन मेनी वेज. जैसे कि वो 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं, यदि उनको लेट नाइट्स काम करना पड़ेगा वो करेंगे. दे हैव अ बजट जिसमें उनको काम करना होता है, और यदि नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे, तो उनको अपना दुकान बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा. सो दैट इज ऑलवेज देयर उनके सर पे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं. तो जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो लंबे समय तक बिना प्रॉफिट कमाए वो मार्केट में टिकेंगे ही नहीं. तो जहां तक एफिशिएंसी और इकोनॉमी की बात है, प्राइवेट सेक्टर इज वेरी वेरी प्राइवेट सेक्टर इज वेरी अवेयर ऑफ इट कि मैंने ये नहीं किया तो मैं यहाँ टिकने वाला नहीं हूँ, लंबे समय तक लॉस करके मैं यहाँ बैठ नहीं सकता. तो वो इकोनॉमी और एफिशिएंसी के लिए ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कैन बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. एक मिनट जस्ट देखो ये सब. Point number 26. Government decided to privatize loss-making companies fully and profit-making ones and banks partially. Privatization enhance efficiency, quality and competitiveness. क्यों किया privatization? So that efficiency हो in running enterprises, efficiency, quality, and मैंने बोला ना प्राइवेट सेक्टर को ये फेस करना पड़ता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यदि वाकई में आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप नहीं टिक पाओगे. तो 3 वर्ड्स का हमको ध्यान रखना है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ क्यों. बिकॉज इन प्राइवेट सेक्टर what they strive for is efficiency, what they strive for is quality, what they strive for is competitiveness. So जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर की या गवर्नमेंट की, उनको फुली प्राइवेटाइज किया एंड
प्रॉफिट मेकिंग वंस एंड बैंक्स को गवर्नमेंट ने पार्शियली प्राइवेटाइज किया. In 4 ways privatization can be done. This is very very important from exam point of view कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. What are the 4 ways in which privatization can be done? पहली बात तो there are not 2 ways, there are not 3 ways, there are not 5 ways, there are 4 ways of privatization. कौन से हैं वो? Delegation, divestment, displacement एंड डिसइन्वेस्टमेंट. अब आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं, DIVESTMENT और यदि यहाँ DIS लगा दिया डिस इन्वेस्टमेंट, तो अलग चीज है. तो पहले तो 4 वेज होते प्राइवेटाइजेशन के, जो ध्यान रखो 4 वेज. नाम क्या क्या है? डेलीगेशन, डिविस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट. अब डेलीगेशन क्या होता है? ओनरशिप, जैसे मेरा ही है, मतलब फाइनल ओनरशिप मेरी है, लेकिन मैं काम किसी और से करवा रही हूँ. डेलीगेशन में क्या होता है? ओनरशिप इज स्टिल विद गवर्नमेंट. ये सबसे पहले ध्यान करो. डेलीगेशन में द ओनरशिप इज स्टिल विद गवर्नमेंट बट इट इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. कैन बी डन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्रेंचाइज या फिर ग्रांट. तो वापस से रिपीट करती हूँ, प्राइवेटाइजेशन के 4 तरीके, जिसमें से पहला बात करेंगे डेलीगेशन. डेलीगेशन में ओनरशिप किसकी है? अभी तक गवर्नमेंट की ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप नहीं हुई, लेकिन मैनेजमेंट किसका है? प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट है. अब ये 3 तरीके भी ध्यान करो जिससे डेलीगेशन हो सकता है. तो पहला तरीका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, काम करो. मेट्रो बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कौन सबसे प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट वे में कौन कर सकता है? काम करो. कॉन्ट्रैक्ट, फ्रैंचाइज या ग्रांट, ये 3 तरीके हैं जिससे डेलीगेशन हो सकता है. अब डिविस्टमेंट, गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन द कोर्स ऑफ टाइम. तो मतलब गवर्नमेंट ने सरेंडर किया पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहां वर्ड आ रहा है पार्शियल ओनरशिप, वहां आपका आंसर होगा डिविस्टमेंट. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स मेजॉरिटी स्टेक, पूरा नहीं बट मेजॉरिटी स्टेक, टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन द कोर्स ऑफ टाइम. ये हमारा सेकंड था. तो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका क्या था पूछ रही हूँ मैं. Delegation, right? Children, I'm asking what was the first way. आप सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे हैं बेटा? डेलीगेशन फर्स्ट वे, डिविस्टमेंट सेकंड वे है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट थर्ड एंड फोर्थ वे. Disinvestment, selling a portion of ownership या stake in a public enterprise to private enterprise. मतलब अब ownership या stake बेचा. Selling a portion of ownership or stake in a public enterprise to a private enterprise. तो एक portion या stake बेच दिया, ownership stake, तो उसको disinvestment कहते हैं और यहाँ पे S लग रहा है. Next is displacement. The private enterprise expands and gradually displaces the government entity. इतना प्राइवेट एंटरप्राइज बढ़ जाए कि पहले जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ही दिखता था कि ये काम है तो मतलब ये गवर्नमेंट का ही काम है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना फैला प्राइवेट सेक्टर कि उसने डिस्प्लेस कर दिया गवर्नमेंट एंटिटी को. एग्जाम्पल, मोनोपोली थ्रू MTNL एंड BSNL. फोन मतलब किसी जमाने में MTNL BSNL गवर्नमेंट का राज है, was displaced by private sector. Just एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिलायंस जियो, उसको इतना सस्ता, इतना इकोनॉमिकल कर दिया कि हर इंसान के करीब करीब हर इंसान के हाथ में ला दिया. और MTNL और BSNL धीरे धीरे मतलब डिस्प्लेस होते गए.
तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट कमिंग अप, ग्लोबलाइजेशन। लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर is known as globalization. Reduction of import duty and export duty, यदि आप import duty export duty reduce कर रहे हैं, is an example of globalization. Integration of domestic economy with the world economy is globalization. Breaking of restriction is globalization. Privatization is a part of liberalization. ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि लिबरल हुए तभी तो प्राइवेटाइज किया, नहीं तो गवर्नमेंट अपने पास ही रखती ना सारी पावर, छोड़ती क्यों? तो प्राइवेटाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। Dismantling of licensing and permits. Dismantling of licensing and permits. Liberalization, systematic loosening, and legislative and administrative controls. That is liberalization. तो easing of approvals. पहले आपको एक सीमेंट फैक्ट्री भी खोलनी है, जाओ पहले परमिशन लेके आओ, फिर सीमेंट फैक्ट्री खोल सकते हो। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन करना है, जाओ परमिशन लेके आओ, फिर खोल सकते हो। बट वो सब कंट्रोल्स जो है उनको लूज किया। लेजिस्लेटिव, लॉ, लीगल, ये वर्ड्स ये आपस में जुड़े हुए वर्ड्स हैं, तो वो लीगल जो परमिशंस चाहिए थी उसको लूज किया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जितने स्ट्रिक्ट थे उतने नहीं रहे, दैट इज लिबरलाइजेशन। easing of approvals is known as liberalization, because गवर्नमेंट ने समझा कि ये प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए कि अप्रूवल्स लेने में हमसे एनर्जी लगानी चाहिए। तो कंट्री तो तभी बढ़ेगी ना जब फटाफट इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब फटाफट प्रोडक्शन होगा। सो ईजिंग ऑफ अप्रूवल्स इज लिबरलाइजेशन। परमिशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले FDI का फुल फॉर्म याद करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कि बाहर का पैसा अपनी कंट्री में आके लगे। सो परमिशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सेक्टर्स, और आपको याद भी रखना है, इट इज 100% इन सम सेक्टर्स, up to 26%, 49% और 51% in others. So is it uniform? FDI इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आके 100% पैसा लगा सकती है? आंसर इज नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। कई सेक्टर को 26% की परमिशन है, किसी को 49 की, किसी को 51 की, इवन एक 74 भी नंबर आता है। तो यू कैन चेक 74% if it is in your current latest study material. So 100%, 26%, 49%, 51, check whether 74 is there or not. एंड ये भी नंबर्स भी लर्न करने पड़ेंगे, वो पूछ सकते हैं ना एमसीक्यू में कितने, तो 26, 49, 51, 100 तो है ही है, 74 है या नहीं चेक करो। एफडीआई कैन कम इन 2 ways, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यदि इंडिया में आना है तो कितने वेज है? 2, 3, 4, 5, 1। आंसर इज एफडीआई कैन कम इन 2 ways। एंड कैसे? ऑटोमेटिक रूट, इन्वेस्टमेंट कैन कम डायरेक्टली और थ्रू गवर्नमेंट रूट। ठीक है, अब 2 रूट्स हैं, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। FDI टू कम इन इंडिया, दैट इज ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट कैन कम डायरेक्टली, एंड सेकंड वन इज थ्रू गवर्नमेंट रूट। 33rd, इंडिया जनरली रिसीव्स FDI फ्रॉम US, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान एंड USA। तो इंडिया में FDI कहाँ से आते हैं? कंट्रीज के नाम ध्यान रखो, USA, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, USA, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान। ठीक है, अब एक और फुल फॉर्म की बात करेंगे, FIPB। फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। FIPB का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। There are few sectors where FDI is prohibited under the government route as well as automatic route. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बाहर की कंपनी आ सकती है इंडिया में
बिल्डिंग्स खड़ी कर सकती है, ठीक है। बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए दे आर अलाउड। जमीन मतलब जमीन खरीद ले, दैट इज नॉट अलाउड। ना तो वो ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं और ना तो वो गवर्नमेंट रूट से आ सकते हैं, दे आर प्रोहिबिटेड टू डू इट। अब और डिटेल, जैसे कि एफडीआई नहीं ले सकते बिकॉज इट इज लाइक गिविंग योर पावर टू समवन, और वो गवर्नमेंट नहीं होने देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होने देगी। तो ऑटोमिक एनर्जी के लिए, ऑटोमिक पावर दैट इज ऑटोमिक एनर्जी जनरेशन के लिए एफडीआई से पैसा नहीं मंगा सकते इंडिया में। और हम क्या क्या करने के लिए पैसा नहीं मंगा सकते, दैट इज एफडीआई नहीं ले सकते आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट रूट और फ्रॉम ऑटोमेटिक रूट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऑटोमिक एनर्जी नहीं। लॉटरी बिजनेस, हमको हमारे देश की जनता को ये नहीं बनाना है, जुआरी नहीं बनाना है। तो लॉटरी बिजनेस के लिए ऑल्दो कई कंट्रीज हैं जिसमें आराम, मतलब उनका काफी सारा जो चीज है, जो रेवेन्यू है, वो यही बिजनेस चलता है उधर। बट इंडिया नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो लॉटरी बिजनेस के लिए वो एफडीआई से पैसा नहीं मंगा सकती। गैम्बलिंग एंड बेटिंग, दैट इज आप किसी भी रूट से, चाहे गवर्नमेंट रूट हो चाहे ऑटोमेटिक रूट हो, वी आर नॉट टेकिंग एफडीआई फ्रॉम फॉर जनरेटिंग एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड या निधि कंपनी। अब एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर के लिए नहीं मंगा सकते, पर कुछ चीजों के लिए मंगा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर, फ्लावर उगाना, मतलब वो फ्लावर्स के लिए, उसके लिए ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिकल्चर दैट इज मछली पालन, फिश के लिए, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स एक्सेट्रा, प्लांटेशन एक्टिविटीज अदर देन टी प्लांटेशन, अदर देन टी प्लांटेशन, और ये एग्जाम में आया है। तो एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग दीज अदर देन टी प्लांटेशन, ठीक है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, निधि कंपनी दैट इज छोटा 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 आप जो भी फंड्स इकट्ठा करते हैं एंड देन यू इन्वेस्ट इन अ बिग थिंग, तो सब थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। सो ये सब चीजें, ये सारे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, बिकॉज एमसीक्यू में दे कैन जस्ट से ऑड वन आउट करो, तो आपको पता होना चाहिए, अरे एटॉमिक एनर्जी नहीं, एफडीआई से पैसा नहीं आ सकता। गैम्बलिंग एंड बेटिंग, मुझे मेरे देश के लोगों को थोड़ी ना जुआरी बनाना है। लॉटरी बिजनेस, चिट फंड, निधि, एग्रीकल्चर, एक्सक्लूडिंग दीज, that is you can take for floriculture, horticulture, fishiculture, animal husbandry, cultivation of vegetables, mushroom etc, plantation activities other than tea plantation. Then housing and real estate, इसका भी अच्छा है, housing and real estate। देखो ये कंफ्यूज करता है, लेकिन अभी ध्यान से सुनोगे तो याद रह जाएगा। housing and real estate business except development of townships, consultancy and residential and commercial premises, roads and bridges। मतलब एफडीआई आ सकता है यदि टाउनशिप डेवलप करना है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस यूज करना है, कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ है, रोड्स या ब्रिजेस बनाने, तो एफडीआई आ सकता है। बट हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस की तुम जमीन ही खरीद लो, उसके लिए एफडीआई नहीं ले सकते। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर, सबसे पहले तो फुल फॉर्म भी याद रखो, यदि उसने पूछा टीडीआर का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए आप नहीं ले सकते। मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार्स, चीट रूट्स, सिगरोलीज, सिगरेट्स ऑफ टबैको एंड टबैको सब्स्टिट्यूट्स, मतलब हम नहीं चाहते कि जो आज की जेनरेशन है, थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये है, वो गैम्बलिंग में, देन से सिगरेट्स, इन सब चीजों में पड़े, तो एफडीआई हम नहीं चाहते। बिकॉज एक बार आपको समझना चाहिए कि इन सब चीजों की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। जिसको सिगरेट पीने की आदत है, वो किसी भी कुछ भी पैसे देके ही विल बेग, बोरो और स्टील, बट वो चीज को कंज्यूम करेगा ही। लेकिन हम इसको क्यों बढ़ावा दें, हम नहीं चाहते कि
हमारी जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीजों में घुसे, इसलिए हम एफडीआई इस चीज के लिए लेते ही नहीं। मतलब द थॉट बिहाइंड नॉट टेकिंग एफडीआई फॉर दीज पर्पस इज दैट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज, बाहर की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है एंड ये परमानेंट होता है। बहुत ध्यान से, ये छोटा सा लिखा गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीआई क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होता है कंपनीज में वो परमानेंट है, जबकि एफआईआई क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड इज टेम्पररी। तुम सोचो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, किसी देश की गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि एफडीआई से पैसा हमारी कंट्री में आना चाहिए या एफआईआई में आना चाहिए। मैं आपको एफआईआई समझाती हूँ। देखो बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा है, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी बूम होता है, डिक्लाइन होता है। जिस समय बूम पीरियड होता है उस समय किसी भी देश में स्टॉक मार्केट में जनरली अच्छे स्टॉक्स की प्राइस एकदम हाई पे रहती है और उनके पास से बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड टीम होती है जो कि फाइनेंस में दिमाग रखती है। तो जब एकदम बूम पे होता है तभी यदि वहां पर वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और सारा प्रॉफिट कर लेंगे और जैसे ही डाउनटर्न हुआ वो आपकी कंट्री को छोड़ के जाएंगे, शेयर की प्राइसेस नीचे आ जाएगी और कोई और कंट्री में जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि एफडीआई से पैसा आपकी कंट्री में लगे। एफआईआई को वो इतना प्रेफर नहीं करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितना एक गवर्नमेंट एफडीआई को करेगी। इन्वेस्ट इन कंपनीज एंड इज परमानेंट, जबकि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड इज टेम्पररी। कौन सा परमानेंट है, एफडीआई। कौन सा टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई। फुल फॉर्म भी याद रखो, कौन टेम्पररी है कौन परमानेंट है ये भी याद रखो। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते क्या है वो एक्सप्लेन किया है। आर लार्ज फॉरेन ग्रुप्स विद सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, छोटे मोटे नहीं है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनके पास। दे इन्वेस्ट इन अदर नेशंस इक्विटी मार्केट, दूसरे कंट्री के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। हेज फंड्स, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, आप ध्यान रखो दूसरी कंट्री के इक्विटी मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स जो डिफरेंस है उससे कमाने का, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। सो लार्ज फॉरेन ग्रुप्स होते हैं, छोटे मोटे नहीं। सस्टेनेबल फंड्स होते हैं उसके पास, उनके पास, और वो दूसरी कंट्री के इक्विटी मार्केट, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। FII have strong research team, प्रॉपर ग्लोब में किस कंट्री में उनको इन्वेस्ट करना है वो उनकी रिसर्च टीम डिसाइड करती है। They park their funds to fuel a bullish market, जब खूब बाइंग होगी। एक बुल क्या करता है, यदि तुमको ध्यान हो, याद हो, तो मैंने बोला बुल की जो सींग है उसे उछाल देता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दे आर फ्यूलिंग अ बुलिश मार्केट। दैट इज उनके इन्वेस्टमेंट के कारण शेयर प्राइस भागेगी। तो दे इन्वेस्ट इन अ बुलिश मार्केट। व्हेनेवर द मार्केट रीचेस टू द पीक एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग thereafter, पीक के बाद तो डिक्लाइन होगा ही ना, these funds move to another nation। तो फंसते कौन थे, छोटे लोग। तो obviously FII is temporary, FDI is permanent, and no wonder कि गवर्नमेंट किसको प्रेफर करेगी, FDI को। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट कहाँ से फंड्स लाना प्रेफर करेगी। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट प्रेफर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आउटवर्ड FDI is OFDI, इंडियन फर्म्स इन्वेस्ट इन अब्रॉड टू OFDI। ऐसा ही नहीं है कि हमारी इंडिया की फर्म्स से बाहर से पैसा मंगा रही है, वो भी तो बाहर इन्वेस्ट करती हैं। तो OFDI इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, और इसके एग्जाम्पल फुल फॉर्म मतलब
एब्रीविएशन तो ध्यान रखना ही है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, एंड इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। इन February 2020, that is not very late of, Bharti Airtel invested $978.92 million in its wholly owned subsidiary in Mauritius. तो भारती एयरटेल की सब्सिडरी कहाँ थी? मॉरिशस में थी। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? $978.92 मिलियन। कब इन्वेस्ट किया? February 2020 में। एक और एग्जांपल, इन November 2019 PVR सिनेमास आपको मुझसे बेहतर पता होगा, ओके, एंटरटेनमेंट के लिए, लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इन श्रीलंका। तो दैट इज इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर भी गया है। नवंबर 2019 में पीवीआर सिनेमास ने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी अदर देन इंडिया कहाँ लॉन्च की? श्रीलंका। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, OFDI। लिबरलाइजेशन डील्स विद व्हाट? ऑप्शंस में 4 चीजें हो जिसमें एक डीरेगुलेशन भी हो, दैट इज छोड़ना, ठीक है, जो लूजन अप द स्ट्रिक्ट रूल्स। तो लिबरलाइजेशन डील्स विद डीरेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन डील्स विद मिटिगेशन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, बिकॉज दे कैन डू थिंग्स, सम थिंग्स वो ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही जीना है, नहीं तो वो टिक नहीं पाएंगे और बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जब करो या मरो की सिचुएशन आती, करना ही पड़ेगा ना। सो लिबरलाइजेशन के साथ क्या वर्ड बैठता है? डीरेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या बैठता है? मिटिगेशन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन डील्स विद फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट इज बोलेंगे कि बाहर से पैसा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, इंडिया से बाहर भी जा सकता है, इंडिया के अंदर भी आ सकता है। तो यदि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सेबी, RBI एंड IRDI are under regulatory institutions, यदि आता है कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल क्या है, मतलब उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, वो फॉलो करके, स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कमर्शियल बैंक हो, RBI के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर हो, IRDI के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दे आर अंडर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम में आ सकता है। BlackRock invested $30 million as a portfolio investor in Indian stock market. It is a case of FII, foreign institutional investment का ये केस है। BlackRock $30 million, जस्ट अपने को ध्यान रखने की बात है। FDI, not requiring any prior approval by government, foreign direct investment or the Reserve Bank of India. It identifies ऑटोमेटिक रूट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट रूट नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक रूट चाहिए, ये भी ध्यान रखो। द मेथड ऑफ FDI अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट रूट। FIPB का फुल फॉर्म ध्यान रखो। FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड। सेल ऑफ 50% stake in a public sector undertaking, PSU, to a single private sector company is an example of this investment to form a joint venture। जहां 50% से ऊपर होता है, joint venture वर्ड है उसके लिए। 50% stake from PSU to single private sector किसका एग्जाम्पल है? दिस इन्वेस्टमेंट। एंड 50% से ऊपर होते है joint venture। Hyundai India Limited came to India through the FDI route। Hyundai इंडिया में आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट के तहत। इट फॉलोड द पाथ ऑफ क्रिएटिंग 100% इंडियन सब्सिडरी। तो हुंडई किस रूट से आई थी वो ध्यान रखो, FDI। और
क्या किया उसने? इट फॉलोड द पाथ ऑफ क्रिएटिंग 100% इंडियन सब्सिडरी. ब्रिक्स इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आ सकता है ब्राजील, बी रशिया, आर आई इंडिया, सी चाइना एंड एस इज साउथ अफ्रीका. तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 5 चीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसको ब्रिक्स बोलते हैं. चेंजेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन, क्या चेंज हुए? लाइसेंस ऑफ 18 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिड्यूस टू 3. 18 to 3. आज सिर्फ 3 चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए, वो है डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. 18 to 3 और कौन से 3? डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे. अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन. एफडीआई में कितना परसेंट है? 100, 51, 49, 26. 100% एफडीआई में इन्वेस्टमेंट किस किस चीज के लिए आ सकता है? ड्रग्स एंड फार्मा, दवाई बनाओ, टूरिज्म. ये 100% के 2 एग्जांपल दिए मैंने. एमआरटीपी एक्ट अबॉलिश्ड, अब हट गया है एमआरटीपी एक्ट. अब उसकी जगह क्या आया है? नाउ इट इज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. अबाउट 800 आइटम्स वर कवर्ड अंडर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. वो स्मॉल स्केल थे तो ही उनको वो फायदा था. 800 आइटम कवर होते थे. अर्लियर दे कुड वर्क एज एसएसआई, बट वो भी अच्छा किया, नहीं अब तुम लार्ज स्केल में भी काम कर सकते हो. पहले 800 आइटम थे जो सिर्फ एसएसआई में ही काम कर सकते थे, बट अभी उनको लार्ज स्केल के लिए भी अलाउ किया. नाउ दे कैन वर्क इन लार्ज स्केल टू. दादाभाई नारोजी wrote a book about drain of wealth from India to Britain. उनका बुक क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर साइन क्यू नॉन. साइन क्यू नॉन का मतलब क्या होता है? असेंशियल कंडीशन. अर्लियर 5 year plans was made by प्लानिंग कमीशन 1950 में. now it is made by नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन is scrapped now. First 5 year plan was made in 1951. NITI, नीति आयोग, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग. दैट इज द फुल फॉर्म which you have to remember. Transnational enterprise, a commercial enterprise that operates in more than one country, but no particular country is its national home. जैसे हेड ऑफिस किसी का कहीं होता है ना, इनका कोई पर्टिकुलर कंट्री नेशनल होम है ही नहीं, एंड वो मोर देन 1 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं. दैट इज ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज. रेट ऑफ टैक्स इज की फाइनेंशियल पॉलिसी इंडिकेटर डायरेक्टिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट. कि कितना रेट ऑफ टैक्स है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं. तो यदि की फाइनेंशियल पॉलिसी इंडिकेटर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, तो that indicator is rate of tax. ब्रिक्स को देख लो.